गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के बारे में, यूनिट सेकंड, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू था वो पिछले वीडियो में है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उससे संबंधित कुछ थ्योरी है वो पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और बाकी जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो, और क्यूसेंट सेंटर पॉइंट है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमिक जो थ्योरी है उसके बारे में। एपिकल मेरिस्टेम का विभिन्न प्लांट में है वो संगठन है वो किस टाइप से है वो होता है वो बात करते हैं। सबसे पहले कि एपिकल मेरिस्टेम या फिर इसे एपिकल सेल भी है वो कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को एपिकल सेल भी है वो कहा जाता है। कुछ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में केवल एक एपिकल कोशिका है। मेरिस्टेमेटिक जो कोशिका एक विभज्योतक कोशिका है वो पाई जाती है उसे कहते हैं एपिकल कोशिका। जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सिर्फ एक एपिकल कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं एपिकल कोशिका। जबकि कुछ एल्गी फंजाई में एपिकल मेरिस्टेम है वो अब्सेंट होता है। इनकी सभी कोशिकाएं होती हैं वो विभाजनशील है वो होती हैं, यानी कि एपिकल ग्रोथ है वो नहीं होती। यानी कुछ तो ऐसे प्लांटी हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सिर्फ एक एपिकल सेल पाई जाती है, जबकि कुछ एल्गी फंजाई के अंतर्गत जो एपिकल जो सेल होती है वो अब्सेंट होती है। इनकी सभी कोशिकाएं होती है वो विभाजनशील होती है, इसे एपिकल ग्रोथ है वो नहीं होती। इसके अंदर डिफ्यूज ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, यानी एपिकल ग्रोथ नहीं होती लेकिन डिफ्यूज जो ग्रोथ है वो होती है। जैसे कि फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एपिकल मेरिस्टेम है वो अनेक सेल्स का है वो बना होता है। यानी कुछ में तो सिर्फ एक सेल्स का बना होता है, कुछ में नहीं पाया जाता और कुछ में है वो बहुत सारी जो सेल्स है उनका बना हुआ होता है। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो थ्योरी है वो है। और एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक जो थ्योरी है वो देने वाले थे नगेली और हॉफमिस्टर ने है। वो एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है वो दी नगेली व हॉफमिस्टर, यानी दोनों नाम है वो हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर हमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है वो किसने दी, तो हम सीधा सा जवाब देंगे कि नगेली एंड हॉफमिस्टर ने है वो ये थ्योरी दी। एपिकल मेरिस्टेम केवल एक सिंगल सेल्स का है वो बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा और कुछ एल्गी, जैसे कि एल्गी के अंदर भी कौन सी एल्गी, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सरगेशम है वो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। यानी एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है वो एक सिंगल सेल्स की है वो बनी होती है। इसके अंतर्गत कुछ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कुछ एल्गी में भी कौन सी एल्गी आते हैं, डिक्टियोटा, फ्यूकस और सरगेशम है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो थ्योरी है इसके अंतर्गत रूट टिप और शूट टिप दोनों है वो लागू होती है। ये थी एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, यानी एक कोशिका है वो पाई जाती है और नगेली और हॉफमिस्टर ने है वो इसे प्रतिपादित किया। दूसरी जो थ्योरी है हमारी वो है हिस्टोजन थ्योरी। इस हिस्टोजन जो थ्योरी थी इस थ्योरी को प्रकाशित करने वाले थे हेनस्टेन। सीधा सा क्वेश्चन है वो हमें इस थ्योरी से रिलेटिव है वो पूछा जाता है कि हिस्टोन थ्योरी है वो किसके द्वारा है वो प्रकाशित हुई, तो हम सीधा सा आंसर देंगे हेनस्टेन के द्वारा है ये जो थ्योरी है वो प्रकाशित हुई थी। ये जो थ्योरी होती है वो रूट अपेक्स पर लागू होती है, जबकि शूट अपेक्स पर है वो लागू नहीं होती। ये जो थ्योरी होती है यानी रूट्स पर जड़ होती है यानी रूट अपेक्स पर है वो लागू होती है, शूट अपेक्स पर ये जो थ्योरी होती है वो लागू नहीं होती। डाइकोट्स जो प्लांट्स होता है उसमें 3 प्रकार की होती है ये, एक तो डर्मेटोजन, एक पेरीवेन और प्लेरिमल।
यानी 3 टाइप होते हैं। इसे हम DPP से है वो याद रख सकते हैं कि D यानी डर्मेटोजन, P यानी पेरीवेन और दूसरा P यानी पेरीमेल। प्लेरोम है ये, प्लेरोम। पेरीब्लेम सबसे पहला है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरीब्लेम और जो तीसरा है वो है प्लेरोम। 3 प्रकार की थ्योरी है ये है। इसके अंतर्गत जो रूट अपेक्स पर ये लागू होती है और शूट अपेक्स पर है ये जो थ्योरी है वो लागू नहीं होती। डर्मेटोजन के द्वारा एपिडर्मिस का है वो निर्माण होता है और प्लेरोम के द्वारा, प्लेरिमल या रोम भी कहते हैं इसे, प्लेरिमल या रोम, इसके द्वारा स्टील का निर्माण होता है, पेरिसाइकिल का निर्माण होता है और वेस्कुलर जो बंडल है उसका निर्माण है वो होता है। ये जो थ्योरी है वो शूट अपेक्स पर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में शूट अपेक्स में हिस्टोजन विभेदित है वो नहीं होता। यानी कि ये रूट अपेक्स पर तो ये जो थ्योरी होती है हिस्टोजन थ्योरी, जिसको देने वाले थे हैनस्टीन, H से हिस्टोजन और H से हैनस्टीन, इस प्रकार है वो हम याद रख सकते हैं, H से हैनस्टीन और H से हिस्टोजन। ये जो थ्योरी है वो रूट अपेक्स पर लागू होती है, शूट अपेक्स पर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि शूट अपेक्स में अपेक्स होता है, उसके अंतर्गत है वो शूट अपेक्स में हिस्टोजन है वो विभेदित नहीं होता है। इस कारण ये जो थ्योरी है वो शूट अपेक्स पर है वो लागू नहीं होती। डाइकोट प्लांट होता है, उसके अंतर्गत ये जो रूट अपेक्स है वो 3 हिस्टोजन है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। डाइकोट जो प्लांट होता है उसमें रूट अपेक्स के अंतर्गत 3 हिस्टोजन है वो पाए जाते हैं। पहला है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरीब्लेम और तीसरा है प्लेरोम। यानी 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं डाइकोट प्लांट के अंतर्गत। हमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्रीवियस क्वेश्चन में है वो पूछा भी गया है कि डाइकोट प्लांट में जो रूट अपेक्स है उसमें कितने हिस्टोजन है वो होते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि 3 हिस्टोजन होते हैं डाइकोट प्लांट में। जबकि अगर हमें मोनोकोट प्लांट है वो पूछे तो हम आंसर देंगे कि 4 हिस्टोजन है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो पहला है डाइकोट प्लांट, फिर रूट अपेक्स 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं। पहला है डर्मेटोजन, दूसरा पेरीब्लेम और तीसरा प्लेरोम। जो डर्मेटोजन है ये आउटर होता है यानी बाहरी आवरण बनाता है। एपिडर्मिस और रूट हेयर का निर्माण है वो ये करता है, आउटर होता है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस का है ये निर्माण करता है और ये सिंगुलर लेयर है ये होता है। रूट की एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस, एपिब्लेमा और फेरस लेयर भी है वो कहते हैं। यानी जो रूट की एपिडर्मिस थी उसे एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस, एपिब्लेमा, प्लेफेरस लेयर है वो कहते हैं। डर्मेटोजन के बारे में 3 बातें हैं वो हमें याद रखनी है। ये डर्मेटोजन है वो बाहरी आवरण बनाता है यानी एपिडर्मिस का निर्माण करता है। और दूसरी बात है वो हमें ये याद रखना है कि रूट हेयर का है ये निर्माण करता है और रूट की जो एपिडर्मिस है इसे राइजोडर्मिस, एपिब्लेमा या प्लेफेरमस लेयर है वो इसे कहते हैं। दूसरा जो टाइप है डाइकोट प्लांट में हमारा वो टाइप है पेरीब्लेम। पेरीब्लेम है वो मिडिल लेयर होती है, ये मिडिल लेयर है वो होती है। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? एक हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस का है वो इसके द्वारा, पेरीब्लेम के द्वारा है वो निर्माण होता है। यानी सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस का है वो निर्माण होता है। तीसरा टाइप है वो है प्लेरोम यानी इंटरनल यानी सबसे आंतरिक जो परत होती है वो होती है प्लेरोम की। इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है? एक स्टील यानी वेस्कुलर बंडल, पेथ मेडुलरी रेज और पेरिसाइकिल का है वो इसके अंतर्गत है वो निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे मोनोकोट प्लांट में, यानी डाइकोट में 3 टाइप जबकि मोनोकोट में है वो टाइप होते हैं इसके 4 टाइप है। मोनोकोट जो रूट है उसमें रूट अपेक्स के में हिस्टोजन के है वो 4 टाइप होते हैं। हम जो डाइकोट जो प्लांट था उसके अंतर्गत DPP से हम याद रख सकते थे। अब इसके अंतर्गत ये जो ट्रिक है वो इस टाइप से है कि CDPP यानी C का मतलब हो गया है क्लेपेट्रोजन,
और फिर डी का डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम, यानी 3 तो वो ही हैं जो डाइकोट प्लांट में थे वो ही। एक हमें कैलिप्ट्रोजन है वो हमें याद रखना है। पहला है कैलिप्ट्रोजन, यानी मोनोकोट प्लांट में रूट केप का है वो ये निर्माण करता है कैलिप्ट्रोजन। और जो डर्मेटोजन है वो मोनोकोट में, यानी वो ही कार्य जो डाइकोट प्लांट में हो रहा था वो ही कार्य होंगे। सिर्फ हमें क्लेपेट्रोजन का है वो हमें याद रखना है कि क्लेपेट्रोजन है वो रूट केप का है वो निर्माण करता है क्लेपेट्रोजन। फिर डर्मेटोजन है वो मोनोकोट रूट में है वो एपिडर्मिस का है वो निर्माण करता है। दूसरा है पेरिब्लेम, पेरिब्लेम के द्वारा हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस का है वो निर्माण होता है। फिर लास्ट है प्लेरोम, प्लेरोम के द्वारा किसका निर्माण होता है? स्टील यानी रंभ का पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल पिथ मेडुलरी रेज, यानी कि सभी के कार्य हैं वो डाइकोट प्लांट के जैसे ही हैं, यानी वो ही कार्य है। प्लेरोम भी वही कार्य करेगा जो डाइकोट रूट में है वो करता था। इसी प्रकार जो पेरिब्लेम है वो भी यही कार्य करेगा। जो डर्मेटोजन है वो भी एपिडर्मिस का है वो निर्माण करेगा। और पेरिब्लेम हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस का है वो निर्माण करता है। जो कैलेपेट्रोजन है ये रूट केप का है वो निर्माण करता है, यानी डाइकोट में 3 और जो मोनोकोट है उसमें 4। तो अब हम एक थोड़ी सी संरचना है वो इसकी, जो डाइकोट जो प्लांट था उसकी संरचना है वो देख लेते हैं हिस्टोजन थ्योरी के अंतर्गत। कि डाइकोट जो प्लांट है उसमें जो डर्मेटोजन है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है डर्मेटोजन, जो किसका निर्माण करेगा? यानी एपिडर्मिस का, जो यानी कि ये बाहरी जो आवरण है इसे कहते हैं एपिडर्मिस का निर्माण है वो डर्मेटोजन करेगा। और बीच वाला जो पार्ट है पेरिब्लेम है वो किसका निर्माण करेगा? कि हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस का है वो ये निर्माण करेगा। जो नीचे वाला जो भाग है यहाँ वाला ये है प्लेरोम, प्लेरोम है वो जो पिथ है, मेडुलरी रेज है, पेरिसाइकल स्टील, इसका निर्माण करने वाला कौन है? वो है प्लेरोम। इसके द्वारा है वो इसका निर्माण हो जाएगा। हिस्टोजन थ्योरी उसमें ये थ्योरी है सूट अपेक्स पर लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्यों जिम्नोस्पर्म जैसे जो प्लांट है वो हिस्टोजन का है वो विभेदन है वो नहीं करते, इस कारण ये सूट अपेक्स पर लागू नहीं होती, रूट अपेक्स पर लागू होती है। जो सूट अपेक्स है, ये जो रूट अपेक्स है उसमें मोनोकोट है वो 3 प्रकार के हिस्टोजन पाए जाते हैं। डाइकोट में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट है उसमें 4 प्रकार के हैं वो पाए जाते हैं। ये था हिस्टोजन थ्योरी। अब हिस्टोजन थ्योरी को समझाने के लिए थोड़ी सी एक हम जो एक सारणी है वो बनाकर देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट, नंबर ऑफ हिस्टोजन, आउटर मोस्ट हिस्टोजन, रूट केप का निर्माण। यानी कि सबसे पहले जो डाइकोट में है हिस्टोजन कितने बताए थे मैंने आपको? 3 बताए थे कि 3 हिस्टोजन है वो होते हैं। और सबसे जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है डर्मेटोजन, जबकि रूट केप का निर्माण कौन करता है? डाइकोट में तो करता है डर्मेटोजन, जबकि जो मोनोकोट है उसमें हिस्टोजन होते हैं वो होते हैं 4। और इसके अंतर्गत आउटर जो मोस्ट हिस्टोजन है वो होता है कैलिपेट्रोजन, जबकि रूट केप का निर्माण भी कौन करता है? कैलिपेट्रोजन। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइकोट जो प्लांट है उसमें आउटर मोस्ट हिस्टोजन है वो क्या होता है, तो हम आंसर देंगे डर्मेटोजन। अगर हमें पूछा जाए कि मोनोकोट रूट में रूट केप का निर्माण कौन करता है, तो हम सीधा से आंसर देंगे क्लेपेट्रोजन। यानी मोनोकोट में क्लेपेट्रोजन है वो डाइकोट रूट से है वो अलग है। मोनोकोट रूट में एपिडर्मिस का निर्माण डर्मेटोजन से होता है तथा रूट केप का जो निर्माण है वो होता है क्लेपेट्रोजन के द्वारा। यानी मोनोकोट डर्मेटोजन से हुआ, जबकि जो रूट केप का निर्माण है वो हो गया क्लेपेट्रोजन से। अगला हम करेंगे कि डाइकोट जो रूट है, डाइकोट रूट
में एपिडर्मिस एंड रूट केप का निर्माण डर्मेटोजन से होता है। डाइकोट जो रूट है उसमें डर्मेटोजन से हो गया दोनों का निर्माण, जबकि जो मोनोकोट रूट है उसमें आउटर मोस्ट लेयर तो क्लेपेट्रोजन और रूट केप का जब निर्माण होगा तो वो होगा क्लेपेट्रोजन के द्वारा। एक आता है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी होता है, उसके अंतर्गत कुल होता है, फैमिली होती है रेननकुलेसी। उसमें रूट के अपेक्स में केवल एक हिस्टोजन है वो पाया जाता है, और केजुराइना में है वो रूट अपेक्स में 2 हिस्टोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी रेननकुलेसी में एक, जबकि केजुराइना में है 2 हिस्टोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा है वो हमें ध्यान में रखना है कि सीधा क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि रेननकुलेसी में हिस्टोजन की संख्या होती है, तो ऑप्शन आते हैं 1, 2, 3 और 5। तो सीधा सा आंसर है हमारा। अब तो हमने पढ़ लिया है तो हमें सीधा सा ध्यान में रहेगा कि एक हिस्टोजन है वो होता है। अगला है कि हाइड्रोफाइट्स में रूट केप अब्सेंट होती है। रूट केप की जगह रूट पॉकेट्स है वो पाई जाती है। यानी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें रूट केप अब्सेंट होती है और उसकी जगह कौन सी पाई जाती है, रूट पॉकेट्स है वो पाई जाती है इसके अंतर्गत। तो पिस्टिया जो प्लांट है उसके अंतर्गत रूट अपेक्स केप की जगह रूट पॉकेट्स है वो पाई जाती है। रूट केप लिविंग पार्ट होते हैं। यानी रूट केप होता क्या है कि ये लिविंग पार्ट होता है, और गोल्जी बॉडी की अधिकता के कारण म्यूसिलेज का स्रावण है वो अधिक होता है, जिसके कारण रूटलस लसी है वो बनी होती है। 3 बातें हैं वो अब हमने पढ़ी कि रेननकुलेसी होता है उसमें एक हिस्टोजन पाया जाता है, जबकि जो केजुराइना होते हैं उसमें 2 हिस्टोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफाइट्स में है रूट केप है वो नहीं पाया जाता है, जबकि रूट केप की जगह कौन सा पाया जाता है, रूट पॉकेट्स है वो पाई जाती है, जैसे कि पिस्टिया के अंतर्गत है वो पाई जाती है। जो रूट केप होती है लिविंग पार्ट है, और गोल्जी बॉडी की अधिकता के कारण म्यूसिलेज का है वो स्रावण है वो इसके अंतर्गत अधिक मात्रा में होता है। तो ये हमने पढ़ा हिस्टोजन थ्योरी, एच से हिस्टोजन और एच से हिंस्टेन। ये होता है इस टाइप से है वो हम याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो वो है हमारा कि क्यूशेंट सेंटर जो थ्योरी देने वाले थे वो थे क्लोव्ज ने है वो क्यूशेंट सेंटर जो थ्योरी है वो दी। क्लोव्ज ने मक्के में शांत बिंदु की है वो खोज की। यानी क्यूशेंट सेंटर है उसे शांत बिंदु है वो कहते हैं, और मक्के की जड़ के अंतर्गत शांत बिंदु की है वो खोज करने वाले थे क्लोव्ज। ओनली मोनोकोट रूट अपेक्स क्लेपेट्रोजन डर्मेटोजन के मध्य शांत बिंदु है वो पाया जाता है। यानी मोनोकोट रूट में ही पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ओनली मोनोकोट रूट अपेक्स में, मोनोकोट रूट में किस किस के मध्य, क्लेपेट्रोजन और डर्मेटोजन के मध्य है वो एक बिंदु पाया जाता है। उस बिंदु को कहते हैं क्यूशेंट सेंटर बिंदु है वो कहते हैं उसे। यह सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिव है वो रहती है। इस भाग की कोशिकाएं निष्क्रिय और कम सक्रिय होती है। इन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम और सेल डिवीजन की क्षमता है वो कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ईआर कम विकसित होते हैं और न्यूक्लियस है वो छोटा होता है। यानी क्यूशेंट सेंटर होता है उसके अंदर डर में सिर्फ मोनोकोट रूट में पाई जाएगी। किस किस के मध्य, डर्मेटोजन और जो क्लेपेट्रोजन के मध्य है ये पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि डीएनए की मात्रा है वो कम होती है, सेल डिवीजन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर है वो अलग विकसित होते हैं, न्यूक्लियस है वो स्मॉल इन साइज होता है, मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है वो कम होती है। इनके मध्य ये होता है क्यूशेंट सेंटर। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से है वो देखेंगे कि जो क्यूशेंट सेंटर होता है वो अर्धचंद्राकार आकृति का है वो होता है, प्रीसेंट्रिक है। ये जो सेंटर होता है ये होता है
यानी कि जो सबसे पहले जो बाहरी जो भाग होता है वो होता है डर्मेटोजन। इसके अंदर वाला जो भाग होता है वो होता है पेरीब्लेम, और इसकी ही अंदर वाला जो पार्ट है वो होता है प्रीब्लेम। और ये हो गया क्यूशेंट सेंटर, यानी ये हो गया डर्मेटोजन यहाँ बाहरी भाग, और ये हो गया यहाँ पर क्यूशेंट सेंटर। और बीच वाला जो भाग है, क्यूशेंट सेंटर के नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये हो गया क्लेपेट्रोजन। ऊपर इसके ऊपर भी एक आवरण ये हो गया क्यूशेंट सेंटर। और ये नीचे वाला जो भाग हो गया वो हो गया रूट कैप। नीचे वाला जो भाग है वो हो गया रूट कैप। तो इसे कहते हैं क्यूशेंट सेंटर, यानी डर्मेटोजन और क्लेपेट्रोजन के मध्य वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं क्यूशेंट सेंटर। सिर्फ मोनोकोट रूट्स में है ये पाया जाता है। अगला है क्यूशेंट सेंटर रूट कैप के मेरिस्टेम के डैमेज सेल्स के रिप्लेसमेंट हेतु है, वो स्टोरेज का है, वो कार्य करता है। क्यूशेंट सेंटर किसका कार्य करता है? जो रूट मेरिस्टेम में डैमेज होने पर कोशिकाओं के मध्य है वो स्टोरेज का कार्य करने वाला होता है ये क्यूशेंट सेंटर। अब हम बात करेंगे हमारी अगली जो थ्योरी है उसके बारे में, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, ये पिछले एग्जाम में है, ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया था कि ट्यूनिका जो कार्पस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, तो स्मिथ है उसके द्वारा है। ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो दी गई स्मिथ के द्वारा है। स्मिथ के द्वारा है ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो दी गई। जो हमने पिछली जो थ्योरी पढ़ी थी हिस्टोजन थ्योरी, यानी एच से हिस्टोजन और एच से हेनस्टीन, ये किस पर लागू हो रही थी? रूट अपेक्स पर। जबकि ये जो थ्योरी है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ये लागू होगी सूट अपेक्स पर तो लागू होगी, जबकि रूट अपेक्स पर लागू नहीं होगी। यानी पहले वाले जो थ्योरी थी वो थी रूट अपेक्स पर लागू, जबकि ये जो थ्योरी है वो होगी सूट अपेक्स पर लागू होने वाली जो थ्योरी होती है वो होती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अगला जो है हमारा कि जो ये ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी है वो इसके अंतर्गत जो सूट अपेक्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक ट्यूनिका दूसरा कार्पस। जो ट्यूनिका होती है ये बाहरी जो लेयर होती है आउटर लेयर होती है और एंटीक्लाइनल डिवीजन करके एपिडर्मिस का निर्माण करती है। यानी ये जो ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी है इसके अंतर्गत जो रूट्स अपेक्स पर लागू नहीं होती, सूट अपेक्स पर लागू होती है। सूट अपेक्स दो टाइप का होता है, एक होता है ट्यूनिका दूसरा होता है कार्पस। जो ट्यूनिका होती है ये आउटर लेयर होती है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ये एपिडर्मिस का है वो निर्माण करती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन करके है वो एपिडर्मिस का है ये निर्माण करती है ट्यूनिका। ये एंटीक्लाइनल डिवीजन है वो होते हैं। ठीक है, जो कार्पस जो थ्योरी है वो जो ट्यूनिका जो लेयर थी उस लेयर की है वो नीचे पाए जाने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं कार्पस। सभी दिशाओं में विभाजन होता है जिससे आयतन में वृद्धि है वो देखने को मिलती है। पूरा ग्राउंड टिश्यू बनता है इसके द्वारा और वेस्कुलर टिश्यू का है वो निर्माण होता है, स्टील कोर्टेक्स का है वो निर्माण होता है। यानी जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी उसकी जो खोज का श्रेय किसको जाता है? स्मिथ को जाता है। और ये जो थ्योरी होती है वो सूट अपेक्स पर है वो लागू होती है। सूट अपेक्स है वो इसके अंतर्गत दो टाइप का है, वो होता है एक होता है ट्यूनिका दूसरा होता है कार्पस। ट्यूनिका होता है उसके द्वारा ये बाहरी लेयर होती है और एपिडर्मिस का है वो निर्माण करती है, जबकि जो कार्पस है वो ट्यूनिका के नीचे है वो पाया जाता है। बाकी जो सारे जो ग्राउंड टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण है वो करता है कार्पस, और ये सभी दिशाओं में है वो वृद्धि करने वाला होता है। और इसका जो अपवाद है वो होगा गन्ने के सिद्धांत पर, ये जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो लागू नहीं होती। तो आज हमने जो हमारी तीन थ्योरी थी, चार थ्योरी है वो हमने पढ़ी, तीन थ्योरी है वो पढ़ी, और चौथा जो था वो था क्यूशेंट सेंटर जो
कैलिपेट्रोजन और डर्मेटोजन के मध्य है वो पाया जाता है, सिर्फ मोनोकोट रूट के अंतर्गत है ये पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। सबसे पहले हमने एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी है वो पढ़ी, वो दी किसने थी, नगेली ऑफ हॉफमिस्टर ने है वो ये थ्योरी दी। हिस्टोजन जो थ्योरी देने वाले थे वो थे हैंस्टेन। और बाकी हमने बात की कि जो क्वेश्चन सेंटर है वो क्लोब्स ने है वो दिया। ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी थी स्मिथ के द्वारा है वो दी गई। इस प्रकार जो आज हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उससे संबंधित कुछ थ्योरी के बारे में है वो चर्चा कर ली। कल हम परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।